हेलो साथियों, वेलकम है आपका रूपा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके रूपा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 का इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, फर्स्ट चैप्टर का हमने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बता दिया था कि अर्थशास्त्र क्या है। तो चलिए अब हम थ्योरी के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ अर्थ का मतलब जो क्या होता है, धन होता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, तो अध्ययन करना होता है। यहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र, वह जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। जिस पुस्तक में धन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। जिसमें अर्थ का मतलब क्या होता है, तो अर्थ का मतलब होता है, यहाँ पे देखेंगे धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता या जनक पूछे तो एडम स्मिथ है। क्या है साथियों? एडम स्मिथ है। अब चलती है एक अर्थशास्त्र जो है, हमारे अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य कौटिल्य है। यह राजनीति की पुस्तक है, धन के बारे में नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु यानी गुड्स एवं सेवाएं, सर्विस के उत्पाद एवं वितरण एवं विनिमय उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था, यहाँ पर लिखा गया अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु गुड्स एवं सेवाएं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सर्विस, के उत्पाद एवं वितरण के विनिमय उपयोग का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं दोस्तों कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु एवं सेवा सेवा वस्तु जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस जैसे डॉक्टर एक सेवा देता है, विनिमय इसका खर्च कहाँ होता है, कितना आदमी उसका उपयोग करता है, इस सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ पर देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। तो अर्थशास्त्र जो है मेरे प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखा, अर्थशास्त्र 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बारी बारी सब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकारों के बारे में। यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार। पहला जो अर्थशास्त्र का प्रकार है पूंजीवादी, यहाँ पे सबसे पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल इकोनॉमिक्स, सेकेंड बोलेंगे हम लोग सोशल इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड बोलेंगे हम लोग मिक्स इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में कितना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आइए हम लोग देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर पूंजीपति वर्गों का अधिकार होता है, वैसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे, देश के अंदर जो भी संसाधन होंगे उसमें सबसे ज्यादा जो राइट्स होगा, अधिकार होगा, उपभोग करने वाला होगा, वो पूंजीपति लोगों का होगा। उससे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जो राष्ट्र है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल पूंजीपति वर्गों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे देश में अधिकतर ज्यादातर चीजें प्राइवेट होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। किसको देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल न तो केवल सरकार का अधिकार होता है, वैसे अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी ऐसा देश जहां अधिकतर सारी चीजें सरकारी हो, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा अर्थव्यवस्था
जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल सरकार का अधिकार न होकर बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों का भी अधिकार होता हो, ऐसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे जो है केवल सरकारी संस्थान नहीं है, बल्कि सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्था हैं। एक बार शॉर्ट में समझते हैं हम लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादित संसाधनों का पर केवल पूंजीपति वर्गों का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल सरकार का अधिकार न होकर बल्कि पूंजीपति लोगों का यानी प्राइवेट लोगों का भी अधिकार होता है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं इसी कड़ी में आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। टेप पे लिखा है, राष्ट्र में प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों में लगाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी देश के लिए जो भी चीजें जरूरी है पहले वैसे कार्यों के किया जाता है। ऐसे कार्यों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देश के लिए क्या जरूरी है, तो हम लोग देखते हैं सड़क जरूरी है, बिजली जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, अस्पताल जरूरी है। ये हमारे कार्य जो आ गए आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आ गए। अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है समावेशी विकास किसे कहते हैं। समाज में यदि समाज में सभी वर्गों का विकास हो तथा कोई भी वर्ग विकास से अछूता न, समावेशी विकास को देखते हैं। समावेशी विकास किसे कहते हैं? तो समाज में सभी वर्गों का विकास हो तथा कोई भी वर्ग विकास से अछूता ना रहे तथा तथा अब यहाँ देखते हैं हम तथा विकास के साथ साथ जीवन स्तर, शैक्षणिक स्तर तथा जीवन दशा सभी शामिल हो, वैसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। यानी समावेशी विकास का तात्पर्य यह है वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो, वैसी विकास को हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें गरीबों की विकास करनी है और अमीरों की विकास नहीं करनी है, ऐसा नहीं करनी है। देखते हैं हम लोग शिक्षा को, तो शिक्षा जो है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जल संसाधन जिसे हम लोग पीने में यूज करते हैं दोनों को चाहिए, बिजली जो है दोनों के चाहिए, सड़क जो है दोनों के चाहिए। तो ऐसा विकास जिसमें सभी वर्गों को चाहिए, अगर ऐसे कार्यों को किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अब हम नेक्स्ट कड़ी में हम लोग समझते हैं यहाँ पे सतत विकास। वैसा विकास जो लगातार होता रहे तथा टिकाऊ बना रहे तथा वर्तमान काल में ही नहीं बल्कि विकास करते समय भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखा गया हो, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। सतत विकास हम लोग ऐसे कहते हैं दोस्तों, जो लगातार होता रहे और ये भी देखना है को टिकाऊ बना रहे। ऐसा विकास ना करे, हम ऐसा रोड आज न बनाए कि 10 साल में टूट जाए और फिर बनवाना पड़े। साथ भी ये भी देखना है कि ऐसा संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसे कम उपयोग करें ताकि आने वाले पीढ़ी के भी उसका फायदा मिल सके। जैसे है पेट्रोल और डीजल को हम लोग देखें, तो पेट्रोल और डीजल अगर पूरा हम ही लोग कंज्यूम कर जाएंगे तो आने वाले भविष्य को नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार हम देखें पीने वाले जल जो है, जब पीने वाला जल के भी आने वाले दिनों में भविष्य में दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए सरकार जल जीवन हरियाली की योजना लाती है ताकि आने वाले समय में भी जल की उपलब्धता बने रह सकते। अब आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को जो है अर्थशास्त्र को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब आते हैं हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, खेती करना इत्यादि शामिल है। यानी प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसमें शामिल होने वाले चीजें जो है पशुपालन है, मछली पालन है, खेती करना है, ये सब क्या हो गए? प्राथमिक क्षेत्र में।
द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खनिजों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियाँ हो गई, लोहे के निर्माण करने वाली लोहे से जो है फ्रेश करके स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हो गई, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये सब जो है दो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब एक बार मेरे द्वारा शॉर्ट में समझ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जो कृषि से रिलेटेड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जो उद्योग से रिलेटेड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो साथियों, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो है आते हैं सेवा करने वाले। अब सेवा करने वाले क्या है? डॉक्टर जो है सर्विस करता है, न कि आपको कोई वस्तु उत्पादन करके देता है। एक टीचर आपको सर्विस देता है शिक्षा के माध्यम से, न कि कोई आपको वस्तु देता है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब आइए हम लोग इसी कड़ी में देखते हैं एटीएम। तो व्हाट इज एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीएम क्या है? तो एटीएम जो है यह एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसका उपयोग पैसा निकालने एवं जमा करने के लिए किया जाता है। प्राय सभी प्रकार के बैंक अपने ग्राहकों को जो है एटीएम की सुविधा देती है। अब हम लोग देखते हैं आय क्या है। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करके जो उसके कार्य के बदले जो है धन अर्जित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का आय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आय कहते हैं। अर्थात अगर आपके पिताजी कोई काम कर रहे हैं, उस काम के बदले उनको अगर कोई पैसा मिल रहा है, वही उनका क्या हो गई? तो आय हो गई। आय जो है विभिन्न आय के जो है विभिन्न प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि एक लेबर जो है मजदूरी करके अपने आय को प्राप्त करता है। एक टीचर जो है अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने लिए आय का स्रोत प्राप्त करता है। अब चलिए आप समझ सकते होंगे कि जो भी अगर हम लोग कार्य करते हैं, उसके बदले में हमें जो धन प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। अब चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय। यहाँ पे साथियों हम लोग देखें राष्ट्रीय आय, तो लिखा है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात अगर एक साल में किसी देश में जो भी प्रोडक्ट वस्तु बन रही है, या कोई डॉक्टर सेवा दे रहा है, या कोई टीचर सेवा दे रहा है, उसके उसका जो मूल्य वैल्यू जो प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक कलम को देखते हैं, एक कलम जो है एक साल में हमारे देश में जितने कलम बने हुए हैं फैक्ट्रियों में, इसका कोई ना कोई अपने आप में एक वैल्यू है। इसी वैल्यू के कुल योग को जो हम लोग राष्ट्रीय आय करते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया एक नोट में, समानतः जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, वैसे देश को हम लोग विकसित कहते हैं। अर्थात वैसा देश जिसके पास नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विकसित कहते हैं। और जिस देश के पास राष्ट्रीय आय कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं। अब जो है आइए हम लोग समझते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या समझते हैं साथियों? यहाँ पे सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ होगा, तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि भारत जो है एक देश है और इसमें 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर भारत के पास कुल 280 करोड़ रुपए है, तो अगर हम 140 से भाग देंगे, तो एक आदमी को जो है 2-2 करोड़ हिस्से आ जाएंगे। यही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो साथियों प्रति व्यक्ति आय कहलाता है।